कि बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ना ड्रेस फॉर सक्सेस, ये निकला है अमेरिका से। पैशन आपको उस सूरत में आता है ना सक्सेस की जब आपके अंदर करेज है, आप चाहते हैं कि मैं कामयाब हूँ। क्योंकि आप जब अनकंफर्टेबल होते हैं तो आप वो शो कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता आपका प्रोफेशन है, आप थोड़े से क्रिएटिव तो हो सकते हैं ना, क्योंकि आप एसोसिएट हैं, आपने डोमिनेंट नहीं होना। क्योंकि इसमें भी ना बड़े मजे की बात है, अपने सीनियर्स को हमेशा सीनियर्स की वैल्यू दें, उनसे सीखें। प्रेजेंटेशन जो बनाने का मकसद होता है ना, हमेशा से ये होता है कि कोई, हालांकि मेरा ड्रेस फॉर सक्सेस ही तो हमारा टॉपिक होता है ना। हमारी कोशिश होती है कि हम प्रोफेशनल लाइफ को उसकी बेटरमेंट के लिए जो है हम कोई ना कोई प्रेजेंटेशन बनाएं, और उसमें खास तौर पे पर्सनालिटी ग्रूमिंग के ऊपर फोकस होता है। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि टॉपिक तो एक ही है, बट उसको हर दफा मैं बैठकर बड़े इन्हमाक से रिसर्च करके कि बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ना ड्रेस फॉर सक्सेस, ये निकला है अमेरिका से। यूएसए में ये पूरा एक जो कॉन्सेप्ट है, इसकी कैंपेन चलती है। आई मस्ट से ड्रेस फॉर सक्सेस को आप लोग फॉलो कीजिएगा, आप देखिएगा कि वो लोग क्या करते हैं। उनका काम है कि वो प्रोफेशनल्स को गाइड करते हैं कि कौन सा कलर आपके लिए सूटेबल है, कौन सी कट आपके लिए अच्छा है, आपने डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए क्या पहनना है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया। वहीं के एक बड़े अच्छे ट्रेनर थे जो पाकिस्तान आए थे, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को उनका पता भी होगा। तो मैंने उनके साथ ये वेंचर एक्चुअली स्टार्ट किया था। वी टुगेदर स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। हम डिफरेंट, क्योंकि मैं उस वक्त टीवी चैनल्स में काम कर रही थी और मैं वहां पे करती थी इमेज कंसल्टेशन कि कौन सा प्रोग्राम है, क्या न्यूज है, और जो हमारे एंकर्स हैं उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली क्या पहनना है। तो लेटर ये चीज जाके ड्रेस फॉर सक्सेस में इमर्ज हुई और ये हम लोगों ने काम शुरू किया। सो बड़ा अच्छा गया हमारा। इसी तरह हमने डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाना शुरू किया, ऑर्गेनाइजेशंस में जाना शुरू किया, और ये ड्रेस फॉर सक्सेस की कैंपेन देखते देखते पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह माशाल्लाह छा गई। अब कासिम अली शाह फाउंडेशन में आपको पार्ट मिल जाना, और यहाँ पर आपको ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप एक ऐसे अदारे में जाकर सिखा रहे हो जहां पर सीखने वाले मौजूद हैं, जो आए इस विल से कि उन्होंने सीखना है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया है सबसे पहले कि आप बच्चों के अंदर वो एक चीज है सीखने वाली, करेज है कि आपने आगे बढ़ना है। तो ये एप्रिसिएशन तो बनती है जनाब। तो हम सेशन को स्टार्ट करने से पहले एप्रिसिएशन की ना एक जबरदस्ती क्लैप करेंगे आपके लिए। जबरदस्त क्लैप करने के भी बड़े फायदे हैं, पता है। आपके हार्मोन्स जो हैं, जो आपके लिए खुशी को डेवलप करते हैं, जो आपके करेज को डेवलप करते हैं, वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। तो ये जो होती है ना स्टार्टिंग में, ये बड़ी अच्छी होती है जनाब। इसको मैं आगे लेके जाऊं, मेरी आज की जो प्रेजेंटेशन है ना उसमें बहुत कुछ है। 5 P's ऑफ सक्सेस, नामवर जो ट्रेनर्स है ना उन्होंने डिस्कवर किए 5 P's ऑफ सक्सेस, कामयाबी के 5 P's। क्या मतलब, P से क्या क्या बनता है। With the help of 5 P's, how one can project right image। किस तरह इन सारी चीजों के ऊपर अमल करते हुए कोई सक्सेस की तरफ जा सकता है। समझ ले, ये कीज हैं, समझ में आ रही है। ये चाबी है उस रास्ते पे जाने की। कितनी चाबियां, 5 कीज, 1 2 3 4 5। क्या है, पैशन है, प्लानिंग है, प्रेपरेशन है, प्रैक्टिस है, परफॉर्मेंस है। आगे चलते जाएंगे तो मजे की बात है कि प्लानिंग और प्रेपरेशन में भी 5 कीज और आ जाती हैं, वो भी 5 P's हैं। हम जरा इसको थोड़ा सा डिटेल में जाके करेंगे ताकि जो मोटिवेशन का लेवल है ना वो हमारा एक्सट्रीम लेवल पे हाई हो, ताकि हम जब नेक्स्ट टाइम मिलें तो आपको सारी चीजें जो है ना क्लैरिटी के साथ समझ में आई हो। हम चलते हैं पहले पैशन की तरफ। पैशन इज द फर्स्ट की टू सक्सेस। अब ये पैशन कैसे आता है। किसी ने कोशिश की है कि मैं चाहता हूं कि मैं ये करूं, उसके अंदर वो पैशन अहमी तो डेवलप नहीं हो जाता ना। उस पैशन के लिए भी कुछ शराइत हैं जिनका होना, जिनकी अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन से हैं वो 5 शराइत। आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए रिलेटेड टू दैट फील्ड जिसमें आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिसमें आप छा जाना चाहते हैं, आप कामयाब होना चाहते हैं। तो एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है।
एजुकेशन नहीं है तो फिर स्किल का होना बहुत जरूरी है। यहां पर मुझे चाहिए था कि एजुकेशन के साथ स्लैश में स्किल भी लगा देती, बट आप लोगों को मैं समझा रही हूं। अगर एजुकेशन उस तरह नहीं है तो उस फील्ड में स्किल होनी चाहिए। जैसे सिलाई करने, अगर डिजाइनर बनने का शौक है तो सिलाई आनी चाहिए, कढ़ाई की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो स्किल आ जाती है ना। और अगर उसको आप एक्सटेंडेड वे में देखें तो उसकी प्रॉपर एजुकेशन है, जिसको आप फैशन एंड टेक्सटाइल डिजाइनिंग बोलते हैं, राइट। दूसरा है करेज। करेज होना चाहिए। पैशन आपको उस सूरत में आता है ना सक्सेस की, जब आपके अंदर करेज है। आप चाहते हैं कि मैं कामयाब हूं, आपके अंदर वो करेज है, तो फिर आप सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। थर्ड है जनाब कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट की ऑफ पैशन। कैसे? क्योंकि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। बड़े सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि उनकी पर्सनालिटी के अंदर कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से वो वहीं पे रुके रह गए, वो आगे बढ़ ही नहीं सके। अपनी जात के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है ना, उसका अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर एजुकेशन है, आपके अंदर करेज है, ये दो चीजें अवेलेबल हैं, तो तीसरी कॉन्फिडेंस होगा तो आगे जाओगी ना। अपने अंदर खुद एतमादी होगी तो आप आगे बढ़ोगी। आपने क्या करना है कि कॉन्फिडेंस मैयर कैसे होता है? कॉन्फिडेंस मैयर होता है आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके अल्फाज का चुनाव जो होता है, जो आपके स्पीच स्किल्स होते हैं, स्पीकिंग स्किल्स होते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, उससे पता चलता है कि कितनी आपके अंदर खुद एतमादी पाई जाती है। खुद एतमादी ऐसे तो नहीं आ जाती, एक्सपीरियंसेस से आती है। आपको कोई काम बहुत अच्छा करना आता है तो आपको पता होता है ना कि ये मैं कर सकता हूं, फिर ही कॉन्फिडेंस आता है ना। एजुकेशन भी हासिल कर लिए, करेज भी है, अब कॉन्फिडेंस कैसे होगा कि आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा काम करना है। हम साथ साथ टिप्स के ऊपर भी बात करते जाएंगे ताकि हमें हर टॉपिक को एकदम खत्म करते जाएं। आपने कॉन्फिडेंस शो करना है किस तरह से कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, एक तो आपके चलने का तरीका, बेटा आपके उठने बैठने का तरीका, यू नेवर नो जूरी आपको किस किस बेस पे जज कर रही होती है। तो आपने जब भी इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत होना चाहिए। कमरे में दाखिल होने से पहले ये नहीं होना चाहिए कि दरवाजा खुला तो पहले पर्स गिर गया, फिर हाथ की फाइलें गिर गई, फिर आप खुद गिर गए, राइट। ये नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है बाय द वे, जब इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो एकदम मेसी हो जाते हैं, कंफ्यूज। तो क्या होता है कि अपनी जात में वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, तो वहां पे जाके फिर आपको समझ नहीं आता, तो इतने सारे लोग आगे बैठे हुए हैं, उफ अल्लाह कैसे हैंडल करूं, ऐसे होता है। ठीक है, तो बहुत दफा जूरी में बैठकर भी मैंने देखा है कि जो साथ के सीनियर लोग होते हैं वो बहुत कुछ देख रहे होते हैं कि इस बच्चे ने अदारे में आना है, इसके अंदर अगर इतनी एजुकेशन है, इतना करेज है, तो कॉन्फिडेंस कहाँ है भाई? और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो दोनों चीजें आपकी जीरो। आप ना तो एजुकेटेड कंसीडर होंगे, ना ही आपके अंदर करेज नजर आएगा। तो वो क्या होता है कि ये दो चीजें मिसिंग है, तो तीसरा लेवल तो आपका वैसे ही जीरो हो गया, तो आगे तो आप गए ही नहीं। समझ आ गई? तो क्या हुआ कि कॉन्फिडेंस में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और बॉडी लैंग्वेज, ये तीनों चीजें आ गई। अब आपने अपने कॉन्फिडेंस को इन चीजों के साथ शो करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें। कैसे आती है? धक्के खाने से आती है, सीखने से आती है, कोशिश से आती है। डीमोटिवेट नहीं होना, कहीं पे ट्रेनिंग हो रही है घुस जाओ, कुछ ना कुछ तो सीख के निकलोगे ना अंदर से। कभी भी ये ना सोचो कि ये वाला सेशन मैंने लिया हुआ है, क्योंकि जिस तरह आपको सीखने की चाह है, सिखाने वालों को भी सिखाने की चाह है। वो हर दफा कोई नया कंटेंट लेकर आपके सामने आते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं तो बोर हो जाती अगर मेरे कंटेंट में ड्रेस फॉर सक्सेस होता और उसके बीच में हर दफा मैं एक ही प्रेजेंटेशन दे रही होती, मैं खुद बोर हो जाती। मैं कैसे आपको वो दिखाती, मैं आपको कैसे समझाती, मैं आपको मोटिवेट कैसे करती? उसके लिए मेरा खुद का मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। वो किस सूरत में? वो सूरत में कि मैं हर बार नई रिसर्च के साथ, नई प्रेजेंटेशन के साथ, नए जोड़े के साथ, नए शूज के साथ, नई मेकअप लुक के साथ खड़ी हूं और आकर आप लोगों के साथ बात करूं, तो मेरा लेवल ही और होता है। आप लोगों ने मेरे हर सेशन में मेरा एनर्जी लेवल तो देखा होगा। देखो ये नेचुरल है, हम एक दूसरे को जज करते हैं। आपको कभी ऐसे लगा कि मैं थकी हुई और मैं आपको आके पढ़ा रही हूं? नहीं ना, वो सूरत में होगा जब मैंने सब चीजों को चेंज किया।
मैंने हर चीज के ऊपर नई रिसर्च की, उसके ऊपर नया काम किया, नए सिरे से मैं डाइस पे आके खड़ी होती हूँ और मैं आपको उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ। तो जनाब ये हमारे पैशन के थे। सेकेंड एंड थर्ड जब हमने पहली बात की थी तो मैंने आपको कहा था कि प्लानिंग एंड प्रेपरेशन में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे और हमारा प्लानिंग और प्रेपरेशन का जो ये पार्ट है इसमें भी 5 P's आ जाते हैं और बेसिकली ये है ड्रेस फॉर सक्सेस। सक्सेस की बात हो रही थी, अब हम बात कर रहे हैं ड्रेस फॉर सक्सेस की। 5 P's ऑफ ड्रेस फॉर सक्सेस कौन से हैं जनाब? यहां से असल ड्रेस फॉर सक्सेस की कैंपेन स्टार्ट होती है। पिगमेंटेशन है, फिजिक है, पर्सनालिटी है, प्रोफेशन है और पोजीशन है। अब पोजीशन कौन सी है उसके बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे। पिगमेंटेशन क्या होती है? पिगमेंटेशन, बहुत सारे लोग जो है ना मुझे कहते हैं कि मिस पिगमेंटेशन तो वो होती है जो डिस्कलरेशन हो जाती है फेस के ऊपर, बट अगर आप इसके बारे में पढ़ें तो पिगमेंटेशन कहते हैं कलरिंग को। कलर, हमारे स्किन का कलर। हम लोग कुछ गलतियां कर बैठते हैं अपनी जिंदगी में और वो ऐसी होती है कि हमें लगता है कि हमारा जो स्किन का कलर है वो दैट इज एवरीथिंग। हमने कुछ भी सिलेक्ट करना है उसके लिए हमें लगता है कि हमारे स्किन का कलर एनफ है। हमने यहां पे रखकर देखा हमारे कलर पे सूट कर रहा है तो बस ये कपड़ा ले लिया। ऐसे नहीं होता। स्किन की जो सरफेस होती है उसका एक अपना रोल प्ले होता है, बट हमारे एक अंडरटोन होती है जो हमारी स्किन के अंदर होती है। आपने देखा है किसी की स्किन पे पीच टिंट आ रहा होता है, किसी के पिंक सा टिंट आ रहा होता है, किसी का थोड़ा गंदमी सा रंग होता है। ये हमारी अंडरटोन्स होती हैं। अंडरटोन्स भी हमारी 3 तरह की होती है, वार्म अंडरटोन, कूल अंडरटोन और न्यूट्रल अंडरटोन। ये चीजें हमारी पिगमेंटेशन में आती हैं, तायुन करती है पिगमेंटेशन का। हमारी अंडरटोन तायुन करती है पिगमेंटेशन का कि आपकी पिगमेंटेशन किस जुमरे में आती है, कूल, वार्म और न्यूट्रल। अच्छा, अब इसकी पहचान कैसे लगाएं? ये तो बड़ा मुश्किल है भाई। क्या पता है कि इस वक्त मुझे गुस्सा आया हुआ है, मैं ब्लश कर रही हूं। आपकी अंडरटोन का उस वक्त पता चल जाता है। आप धूप में निकले हैं और सनबर्न की वजह से आपका कलर चेंज हो रहा है, आपकी पिगमेंटेशन का पता चल जाता है। कुछ लोग सन बहुत ज्यादा हीट अप होते हैं तो उनकी स्किन जो है वो एकदम से ब्लश करना शुरू हो जाती है। किसी का पिगमेंट आ जाता है पीच बाहर, किसी का आ जाता है पिंक बाहर। तो एक तो जो है डिटर्मिनेशन ये है कि आपने इसको इस तरीके से जज कर लिया कि आपकी कलर स्किन अंडरटोन क्या है। दूसरा, जिसका मैंने आपको बताया कि स्किन अंडरटोन को जज करने के और बहुत सारे तरीके होते हैं। इसको अब आपने किस तरह से जज करना है? एक तरीका, कुछ लोगों के स्किन के ऊपर सिल्वर बहुत अच्छा लग रहा होता है, कुछ लोगों की स्किन के ऊपर गोल्डन बहुत अच्छा लग रहा होता है। इससे पता चलता है कि ये कूल अंडरटोन है या वार्म अंडरटोन है। ये सारी चीजें तायुन करती हैं आपकी स्किन अंडरटोन का। लेकिन इसके बहुत सारे और भी तरीके होते हैं, क्योंकि अब हम इस चीज का इंतजार तो नहीं करेंगे मुझे गुस्सा आएगा तो मैं देखूंगी मेरा रंग कैसा है ना, मुझे धूप में जाके देखना है मेरा रंग कैसा है। नहीं, इससे भी आसान तरीका है और वो होता है अपना वेन्स से चेक करने का तरीका। अगर आपकी कलाई में ग्रीन अंडरटोन है तो आप वार्म अंडरटोन है, अगर ब्लू या पर्पल है तो फिर आप कूल हैं, अगर ग्रीन और पर्पल है तो आप न्यूट्रल हैं। देखें सब बच्चे, जरा जज करें, अपनी कलाई रखो ऐसे अपने सामने लाइक दिस और देखो। अच्छा, एक दूसरे की देखो, जरा आज एक दूसरे की देखो, खुद की छोड़ो। पर्पल, ग्रीन, ग्रीन और ब्लू तुम्हारी दोनों लग रही हैं। एक दूसरे की देखो और जज करो किसकी कौन सी है। नाइस। तो इस तरह से ग्रीन हो तो वार्म है। तो इसकी क्या होती है, इसकी प्रॉपर एक कलर पैलेट होती है। गूगल से कभी ना निकालना, कभी भी प्रॉपरली चीजें नहीं मिलती। बहुत सारे कपड़े होते हैं आप लोगों के पास, एक सूट अपना डिफरेंट सा पहनकर देखो कि वो आप पे सूट कर रहा है। अगर तो वो वाला शेड आपके ऊपर सूट कर रहा है ना, लेट्स से आप कहें कि मेरे ऊपर डार्क कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि सारे डार्क कलर्स आप पे अच्छे लगेंगे। अगर आपके ऊपर लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं
तो फिर आपके अंदर उसी पैलेट में से कलर्स अच्छे लगेंगे। कुछ लोगों पे ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, जो ये होते हैं ना हमारे नीग्रोस, उनके ऊपर जो है ना ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनकी स्किन अंडरटोन टोटल डिफरेंट होती है, वो कूल साइड पे होते हैं। उनकी जो ब्लैक स्किन की आउटलेयर होती है उस पे ब्राइट कलर्स बहुत सूट करते हैं। ये मैंने जज किया उनके न्यूज कास्टर्स को देखकर। उनके न्यूज कास्टर्स बड़े ब्राइट कलर्स पहनते हैं, तो क्या होता है कि उनकी स्किन इतनी खूबसूरत ग्लो कर रही होती है। तो अब हमारा थोड़ा सा पिगमेंटेशन का मसला है कि हम लोगों का वार्म और कूल दोनों मिक्स है, समझ रहे हो ना। तो हम लोग फिर जब पर्पल और ग्रीन इकट्ठा है आपका, या ब्लू और ग्रीन इकट्ठा है, तो आप न्यूट्रल्स हैं। और न्यूट्रल्स के अंदर फिर आपने देखना है कि कौन सा सूट का कलर आप पे अच्छा लग रहा है। जो अच्छा लग रहा है उसी पैलेट में से डिफरेंट शेड्स आपके ऊपर अच्छे लगेंगे। यानी पेस्टल है तो पेस्टल है, ब्राइट है तो ब्राइट है, डार्कर्स है तो डार्कर्स है। तो ये है आपकी पिगमेंटेशन की कहानी। पिगमेंटेशन के ऊपर आपने अब जो अपनी अंडरटोन को जज करने के बाद सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स करनी है कि आपके कलर्स ये हैं जनाब। इसके बाद हमारी दूसरी थी फिजिक, बॉडी फिजिक की बात करेंगे। देखो यहाँ पर डिफरेंट फिजिक्स का बताया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ एप्पल, पियर, आवर ग्लास और बहुत सारी शेप्स, राउंडेड, ओवल शेप, हमारी डिफरेंट बॉडी शेप्स हैं। बात यह है कि अल्लाह ताला ने हम सबको डिफरेंट बनाया है, सबकी बॉडी एक दूसरे से डिफरेंट है। आप 70 लड़कियां खड़ी कर लें, पतली होंगी, वेट भी इक्वल होगा, बट बॉडी शेप टोटली डिफरेंट होगी एक दूसरे से। अल्लाह की शान है। किसी के कंधे थोड़े चौड़े हैं, किसी की कमर का साइज थोड़ा डिफरेंट है, किसी के जो ये एब्डोमेन वाला एरिया है जिसको आप अपना हिप बोन कहते हैं उसका डिस्टेंस लॉन्ग होगा, किसी का नेक साइज लॉन्ग शॉर्ट होगा। सब पतली होंगी लेकिन सबके बॉडी में डिफरेंट चेंजेस होंगे, डिफरेंस पाया जाएगा। सो क्या करना है? बीइंग अ प्रोफेशनल आपने रेडीमेड कपड़ों की तरफ नहीं जाना। मैं इस चीज को हमेशा बहुत ज्यादा आप लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करती हूं कि जो रेडीमेड कपड़े होते हैं, हमारे यहाँ ट्रेंड चलता है रेडीमेड कपड़ों के लिए कि एक सैंपल रखा जाता है, उसके नीचे 6, 8, 10 और सैंपल रखे जाते हैं, एक ही कैंची से उसका साइज कट हो जाता है पैटर्न के ऊपर रख के। तो वो आपका बॉडी शेप तो नहीं है, वो तो उन्होंने एक आर्म स्टडी करके तो कहा कि एक कैजुअल अगर हिसाब लगाया जाए तो पतली लड़कियों का साइज ये होता है, तो वो पतली लड़कियां, अब वो आपका शोल्डर साइज नहीं हो सकता, वो आपका कमर का साइज नहीं हो सकता। तो क्या होता है फिर? वो पहनने के बाद थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन होती है देखने वाले को, क्योंकि आप उसमें कंफर्टेबल समटाइम्स नहीं भी लग रहे होते। पता चल रहा होता है गला खिंच रहा है, बाजू खिंच रहा है, और फिर वो आपके बॉडी लैंग्वेज से शो हो रहा होता है। क्योंकि आप जब अनकंफर्टेबल होते हैं तो आप वो शो कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता कि आपके इस बात से वो शो हो रहा है, बट देखने वाले को पता चल जाता है कि दिस गर्ल इज थोड़ी सी अनकंफर्टेबल। तो वो अनकंफर्टेबल आपका जब होता है जेस्चर, तो आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज जीरो हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल ही आपका जीरो हो जाता है, क्योंकि आपकी परेशानी ये होती है कि मुझे यहां से चुभ रहा है, यहां से खिंच रहा है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं। तो क्या होता है, कंटेंट में से आप हट जाते हैं और आपका दिमाग इस चीज की तरफ होता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, राइट। तो ये अब आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले इवैल्यूएट करना है कि आपकी बॉडी शेप कौन सी है। और अगर एक चीज जो है मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूंगी कि बीइंग अ प्रोफेशनल, क्योंकि तालीम मुमकिन का जो ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसका मकसद तो ये कि आपको बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बनाना है सॉरी, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने ना फिटेड कपड़ों की तरफ नहीं जाना, क्योंकि कस्टमाइज की तरफ जा रहे हैं ना, शेप वाले ड्रेसेस की तरफ जाना ही नहीं है। आप पतले हैं, आप थोड़े से चबी हैं, आप फैटियर साइड पे हैं, जो भी हैं आपकी बॉडी जो है ना, देखो क्या बात है, अल्लाह मियाँ ने तो हमें बना दिया है। अब आपकी बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है बॉडी, बहुत खूबसूरत हो सकती है, बट प्रोफेशनली तो आपने इसको एक्सेंचुएट आपने इसको एक्सेंचुएट नहीं करना, कैमोफ्लॉज करना है। किसी की बॉडी नहीं भी हो सकती है अट्रैक्टिव, तो क्या वो क्या करे फिर? बेहतर है ना कि वो चीजों को एक्सेंचुएट ना करे, कैमोफ्लॉज करने की कोशिश करे। बीइंग अ प्रोफेशनल वुमेन, ये आपका फर्ज बनता है कि आपकी ड्रेसिंग ऐसी हो कि किसी को डिस्ट्रैक्शन ना हो। हमारे यहाँ हरासमेंट के कितने केसेस आते हैं, FIA में जाके खाते देखेंगे ना, आप परेशान हो जाएंगे कि इतने हरासमेंट के केसेस हैं
जरूरी नहीं है कि उसमें औरत ही बेचारी जो है वो कसूरवार हो। हमारे मर्दों के भी कुछ जहन खराब हो सकते हैं, औरतों के भी होते हैं, मर्दों के भी हो सकते हैं, तो आप ये कह नहीं सकते। लेकिन आपको कोशिश करना चाहिए कि अपने हद में रहते हुए आप अपनी स्ट्रगल्स जारी रखें, कि आपने किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। उसके लिए आपने जो कपड़े बनाने हैं वो कौन से होंगे, लूज फिटेड, उसमें शेप नहीं होगी, कमर में आपने शेप नहीं देनी। आपने उसे कहना है भाई मेरे ड्रेसेस आपने स्ट्रेट रखने हैं, ऊपर से नीचे तक। आप देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं लूज ड्रेसेस पहने हुए। और अल्लाह माफ करे, कुछ बच्चियों को मैं देखती हूँ वो लगता है कि पहनने के बाद स्टिचिंग कराई है। ये हमने पहले भी एक दफा सेशन पे बात की थी, क्योंकि मुझे ये चीज बहुत अनॉय करती है। फिर आप क्यों क्लेम कर रहे हैं कि जी आपको डिस्ट्रैक्शन हो रही है, लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। भाई आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी अपीयरेंस से लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। आपने कलर कोई ऐसा सेलेक्ट कर लिया जो इतना पॉपी है, हर कोई आपको मुड़ मुड़ के देख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। आपको पता होना चाहिए आपकी लिमिट्स क्या हैं। मैं कहती हूं बच्चों, जो मर्जी कलर पहनो, जैसा मर्जी रंग पहनो, लेकिन ये जरूर देख लो कि आया ये सिचुएशन है कि मैं ये रंग पहनूं। आप घर में जो मर्जी ब्राइट कलर्स पहने, पॉपी कलर्स पहने, जो मर्जी, घर पे आपका एक अलग से जेस्चर होता है। बट जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो आपने देखने कि अगर आप प्रोफेशनली कहीं जा रहे हैं तो कोशिश करें अपने आप को थोड़ा ड्रेस डाउन करें, आपका मेकअप सटल हो, आपके शूज बंद हो। आप किसी फैशन शो में नहीं जा रहे हैं, आपने राइट प्रोफेशनल इमेज प्रोजेक्ट करना है। बच्चियां डिस्ट्रैक्ट होने के, हैरेसमेंट के केसेस दर्ज कराती हैं बेटा, उसमें बहुत सारा ये होता है जी बॉसेस डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो उसकी एक खास रीजन ये होती है कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयर उसको बेवकूफ मत समझें। हमारा जो एम्प्लॉयर है ना यहाँ पे पाकिस्तान में, उसको भी पता है किसको डिस्ट्रैक्ट करना है और किसको नहीं करना। अपनी मजबूरियां मत बताएं, सर मुझे ये नौकरी जरूर चाहिए, मेरे घर पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं, आई एम द ओनली अर्निंग हैंड एट माई होम। क्यों भाई, तुमने काम करना है, काम के बस तुम्हें पैसे लेने हैं। देता है काम दे, नहीं देता इट्स ओके, मूव ऑन, कहीं और चले जाओ, कहीं और से मिलेगा। क्योंकि जिस टाइम पर आप किसी को अपनी मजबूरी बताते हैं ना, वो आपकी वीकनेस का फायदा उठाने के लिए रेडी होता है। तो अपने आप को बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है। तुम्हें नौकरी चाहिए क्योंकि तुम काम करना चाहते हो, तुम्हारे अंदर करेज है, एजुकेशन है, कॉन्फिडेंस है, आप अचीवर हैं, आपने अचीवमेंट्स करनी है। बट इट डजंट मीन दैट कि जी हाय अल्लाह के वास्ते मुझे नौकरी दे दे। ये वाला बिहेवियर मैं ना देखूं, मैं अपने किसी बच्चे का ये बिहेवियर देखना बर्दाश्त ही नहीं करूंगी। इतने लेक्चर्स दिए हैं मैंने तुम्हें, तुम लोगों ने कितने लोगों के लेक्चर्स लिए हैं। उन लेक्चर्स को लेने के बाद कुछ चेंज तो आना चाहिए। फख्र करो अपनी एबिलिटी के ऊपर, फख्र करो अपने काम करने के तरीके पर, और कभी भी जिंदगी में ऑफिशियली किसी के साथ पर्सनल नहीं होना। आपको कॉन्फिडेंटली काम तभी करना है कि जब आपने पर्सनल नहीं होना। कोई आपसे सवाल करे कितने बहन भाई, क्यों भी आपको क्यों मैं बताऊं मैं कितने बहन भाई हैं, कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों बताएं कि आपके घर में कौन कौन रहता है, क्यों भाई, प्रोफेशनल ही है, सब आए काम करें और जाएं अपने घर। और अपने घर में अपने कुलीग्स को बुला बुला के दावतों पे भी नहीं लेके जाना, ये भी बहुत बुरा हो रहा है। हम जितने FIA के केसेस देखे ना, मैं अब FIA का नाम क्यों ले रही हूं, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आई एम RJ और मैं मस्त FM 103 में करती हूँ इंप्रेशन सेशन विद समन असद। मेरे पास डिफरेंट गेस्ट आते हैं, मैं इंटरव्यूज करती हूँ। जिस दिन मेरा गेस्ट नहीं आता उस दिन मैं शो नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है मेरा टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे कुछ सीखना है और लोगों को सिखाना है, और अगर कोई है नहीं सीखने सिखाने के लिए तो मेरी वो उम्र तो है नहीं कि बस मैं माइक के आगे बैठूं बोलती रहूं चपड़ चपड़। नो, आई एम नॉट लाइक दैट। मुझे सीखना है और सिखाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने आसिफ साहब को अपने शो में बुलाया जो कि FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। उनसे मैंने ना बहुत सारी चीजें ऑन एयर पूछी और बहुत सारी चीजें ऑफ एयर पूछी। उन्होंने मुझे ये सारी निटी ग्रिटी बताई। कैसे केसेस थे कि जी लड़की जो है वो सब लड़के लड़कियों को जो ऑफिस चलते हैं उनको घर में बुला के खाने खिला रही है। उन लड़कों में से कुछ लड़कों ने तायुन कर लिया घर में कितने अफराद हैं, क्या है, डाका मारा मिलकर, और 2 साल के बाद जब केस खुलता है तो उसमें पता चल रहा होता है कि जी यही। तो इस तरह के केसेस सुनने में आ रहे हैं। आप कभी FIA वालों से पूछो उनके पास कैसे कैसे केसेस आ रहे हैं, आप हॉरिबली आप परेशान होंगे कि ये भी हो रहा है। सो किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो,
जो लोग आपके साथ स्कूल में पढ़े होते हैं ना, वो ट्रस्ट वर्दी होते हैं। जो आपके साथ कॉलेज में पढ़े होते हैं, आई एम सॉरी, वो ट्रस्ट वर्दी नहीं होते। जिनके साथ आपने बचपन गुजारा होता है, वो ट्रस्ट वर्दी होते हैं। जिनके साथ आप यंग एज में जाके मिलते हैं, आपको नहीं पता उसकी ब्रॉट अप क्या है, आपको नहीं पता कि वो शुरू से पाकिस्तान में या लाहौर में रह भी रहा है कि नहीं। सो अपने लिमिटेशंस को खुद आपने बरकरार रखना है। कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता, बड़ी निटी-ग्रिटी में जाना पड़ता है। सो ये चीजें आपने सीखनी है, और उसके साथ साथ सीखना है कि खुद को कवर कैसे करना है, दूसरों को किस तरह से डिस्ट्रैक्शन से बचाना है, और खुद डिस्ट्रैक्शन से बचना है। सो लूज फिटेड कपड़े पहनने, अबाया है तो वो तो होता ही लूज फिटेड है। अबाया तो आप फिटेड पहन ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो चीजों को ऑब्वियसली ढकाना छुपाना चाह रहे हैं। सो ऐसे कलर्स, ऐसे डिजाइन्स, ऐसे कार्ड्स और ऐसी शेप्स से बचना है जो कि किसी को डिस्ट्रैक्ट करे और आपको बाद में परेशानी हो। पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी को मद्देनजर रखें। किस तरह की पर्सनालिटी आपकी? दो तरह की होती है। एक बहुत सोशल, बड़ी डोमिनेंट, पूरी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप छाए हुए हैं, आपकी वाह वाह हो रही है, आप स्पोर्ट्स में भी हैं, आपको करिकुलर एक्टिविटीज में भी हैं, आप एजुकेशन में भी छाए हुए हैं। हाँ, अब ये कौन कौन बच्चा हंस रहा है? यहाँ पर 2-3 लोग हंस रहे हैं, मुझे समझ में आ रही है। हाँ जोया, तुम भी काफी सोशल हो ना? जबरदस्त, आप भी हंस रहे थे। हाँ, जो बच्चे हंस रहे, मुझे अंदाजा हो रहा है इनकी सोशल पर्सनालिटी है, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत रिजर्व होते हैं, उनको बस अपने काम से काम है, बस पढ़े लिखे खत्म, ना कोई ताल्लुकात बढ़ाए। उनका अपना एटीट्यूड होता है, मैं क्यों किसी से ताल्लुकात बढ़ाऊं, लोग मुझसे खुद ताल्लुकात बनाए, राइट। तो वो कुछ कर दिखाने वाले बच्चे होते हैं। कर दोनों अपनी जगह पे सही रहे होते हैं, सोशल बच्चे भी और रिजर्व बच्चे भी, बट दोनों की अप्रोच ऑफ थिंकिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, राइट। सो क्या है कि अब आपने जब ड्रेसिंग की तरफ जाना है ना, तो ये बहुत मैटर करता है। अब ये सोशल और रिजर्व, आपकी पर्सनालिटी डोमिनेंट है तो फिर आपने बहुत डार्कर कलर्स की तरफ जाना है। और जो लोग आपको लगते हैं ना बहुत से रिजर्व से हैं, वो जाते हैं डस्टी कलर्स, पिंक कलर, पीच कलर, लेकिन वो बड़े ग्रे टोन्स में जा रहे होते हैं, पेस्टल्स में जा रहे होते हैं। वो कहते हैं हम पॉपी कलर्स ना पहने। मतलब ये आपकी पर्सनालिटी टाइप है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, मैं आपको बता रही हूं कि ये दो पर्सनालिटी टाइप्स हैं। बट मैं किसके साथ हूं? मैं कहती हूं आप चाहे सोशल हैं, चाहे आप रिजर्व हैं, बट चूंकि आप लड़की हैं और फिर आप प्रोफेशनल हैं, तो आपके लिए पॉपी कलर्स तो बने ही नहीं। आपने तो वो कलर्स पहनने ही नहीं है, सॉरी, ना प्रिंट्स पहनने हैं। वो पता चला ना, बड़े बड़े फूल बूटे, उसके बीच में तितली, साथ एक सांप बना हुआ है, मोर का पंख है। ये ख्वाब घर में सजा लें। जितना अच्छा सूट पहनना है ना, कलरफुल, घर में पहने। बहन भाइयों के साथ बाहर निकल रहे हैं, मूड अच्छा है, आप पहनो, क्यों नहीं पहनना, जरूर पहनो, बट प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बिल्कुल नहीं। अपने आप को बड़ा सटल सटल सा रखना है, राइट। तो ये दो चीजें मैंने आपको पर्सनालिटी टाइप बता दी। अब सवाल पैदा होता है कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर हो, साइकोलॉजिस्ट हो? कलर्स की पैलेट सेलेक्ट करते हुए आपने ये बहुत सोचना है। मुझे ना एक टीवी शो में मैं गई थी, वहां पर एक साइकोलॉजिस्ट आई हुई थी, उन्होंने ना मुझे लाजवाब कर दिया। उनकी मैंने ड्रेसिंग देखी ना, तो मैंने कहा भाई मैं तो कहती हूँ कि एक प्रोफेशनल औरत को बड़ा सटल डाउन होके रहना चाहिए, और ये वो। उन्होंने मुझे कहा मेरी अप्रोच, वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने कहा कि मेरी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है इस बारे में, और मुझे उम्मीद है कि बीइंग एन इमेज कंसल्टेंट आप इसको बड़ा डीपली कंसिडर करेंगी। मैंने सोचा पूछूं क्या क्या अप्रोच है, इतना मल्टी कलर का सूट और इतनी ब्राइट लिपस्टिक, और बाय प्रोफेशन यू आर साइकोलॉजिस्ट, तो फिर आप क्या इस, उन्होंने कहा आप कभी मेरे क्लिनिक तो आए, आप देखें आके, मैंने प्राइवेट क्लिनिक बनाया अपना फला फला जगह पे, बड़ा कलरफुल है, आप एक बार आए तो सही। तो मैंने पूछा उनसे, मुझे बड़ी क्यूरोसिटी हुई, मैंने कहा ये जरा प्रोग्राम खत्म हो तो उनसे सवाल जवाब करूं। तो मैंने जब पूछा तो उन्होंने मुझे कहा देखें मैं हूं एक साइकोलॉजिस्ट, लोग मेरे पास डिप्रेशन दूर करने के लिए आते हैं, तो अगर मैं भी इस तरह के सटल कलर्स में बैठूंगी, बेचारा एक वैसे डिप्रेसिव आ रहा है, ऊपर से आके जब वो ये मरे हुए रंग देखेगा तो वो तो और डिप्रेशन में चला जाएगा। तो उसने कहा आप मेरी साइकोलॉजी समझे, आप होंगी इमेज कंसल्टेंट, बट मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे लोगों के बिहेवियर के साथ
उनके साथ जस्टिफाई करना है। मैं ये नहीं कहती कि मैंने बहुत ब्राइट कलर्स का अपना बनाया हुआ है क्लिनिक, लेकिन मैंने कलरफुल बनाया हुआ है। मैंने वहां पे फिश भी रखी हुई है, मैंने वहां पे बहुत खूबसूरत कैट रखी हुई है, उसको कपड़े पहनाए हुए हैं कि जब कोई आए तो उसको देख के अपनी परेशानी भूल जाए। मैंने पूरा माहौल बनाया हुआ है। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा यार इस औरत ने मुझे लाजवाब कर दिया, मुझे समझ में आई। कहते हैं कि फिश एक्वेरियम देखने से डिप्रेशन जाता है। उनके ऑब्वियसली शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, तो उनकी स्टडी थी इसके बारे में। बिल्ली रसूल पाक का बड़ा पसंदीदा जानवर थी, और उनको जब गुस्सा भी आता था तो रुई का गोला बनाकर उसको मारते थे। यानी इतनी मोहब्बत थी कि आपने अपने एक्शन से हमें बताया कि बिल्ली को मारना नहीं है, बड़ा गुस्सा भी आए ना तो रुई का गोला मारना है जिससे वो हर्ट ना हो। अब देखो उन्होंने हमें कुछ पैगामात इस तरह से दे दिए। बिल्ली को देखते आप बिल्ली को देखते मैं तो भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ, मुझे इतनी प्यारी लगती हैं बिल्लियां। तो अब आप देखिए आप लोगों की एज में, तो जब मैं थी तो मेरे घर में 8-10 बिल्लियां मैंने पाली हुई थी, डिफरेंट नस्लों की थी। और जब मैं कॉलेज जाती थी तो बिल्लियां भी कहाँ चली जाती थी, मेरे घर वाले परेशान थे, कहाँ चली जाती है, सारा दिन निकलती नहीं। जैसे ही 2:30-3 बजे मेरी वैन आती थी तो ऐसे जंप करती हुई सारी बिल्लियां पूरे घर में से आती थी कि सब हैरान होते थे, इनको पता चल गया इनकी माँ आ गई है। मेरी माँ ये वर्ड यूज करती थी कि देखो सुबह तुम इनको खाना खिला के चली जाती हो, उसके बाद सारा दिन ये नजर नहीं आती, तुम आती हो तो ये घर के कोनों खुदरों से निकल आती हैं। तो ये देखो ये कितना खूबसूरत एक जेस्चर था मेरा उनके साथ, उनको पता था ये हमें मारेगी नहीं, तो बाकी लोग डांटते होंगे ना, इस वजह से वो छुप जाती थी। एनीवेज प्रोफेशन, इसको आपने जरूर मद्देनजर रखना है। अच्छा कुछ लोग बहुत क्रिएटिव प्रोफेशन से जो है वो ताल्लुक रखते हैं, तो उनके लिए है कि यार आपका प्रोफेशन है, आप थोड़े से क्रिएटिव तो हो सकते हैं ना। अब लेट्स से आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, आप फैशन डिजाइनर हैं, आप ब्यूटिशियन हैं, तो ये आपका एक प्रोफेशन है। तो वहां पर आपका बहुत ज्यादा सोबर होना, और फिर यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये कि अगर आपका सैलून है तो आपका ज्यादातर राब्ता और ताल्लुक औरतों के साथ है, राइट। आप अगर इंटीरियर डिजाइनर है तो ठीक है, वो दैट इज सम अदर स्टोरी कि आप मेल फीमेल दोनों तरह के लोगों से आप मिल रहे हैं, बट आपके प्रोफेशन में ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। ऑब्वियस ही बात है, कॉर्पोरेट सेक्टर पे अगर आप फूल बूटों वाले जोड़े पहन के जाएंगे तो सॉरी, ऐसे तो नहीं होगा, वहां पे तो कोई आपको फिर सीरियस ही नहीं लेगा। बट आपने तो अपनी पर्सनालिटी से लोगों को कन्विंस करना है कि वो आपको सीरियस लें, आप एक सीरियस पर्सनालिटी हैं। खास तौर पे जो बैंक सेक्टर्स हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वहां पे अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो आपने जो है ना सोबर पने का जो है ना वो लेवल नहीं छोड़ना, फुल सोबर होके जाना है। मैं आपको ये तो नहीं कह रही कि आप बिल्कुल सर पर दुपट्टा ले लें, अगर आप अबाया ले सकती हैं, सर पे दुपट्टा ले सकती हैं तो दैट इज वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर आप नहीं ले रही तो आपने अपनी पर्सनालिटी से एक रिस्पेक्ट का लेवल कायम रखना है। वो उसी सूरत में मुमकिन है कि जब आपने कलर सिलेक्शन डिसेंट रखनी है, जब आपका मेकअप नॉर्मल होगा, बाल नहीं खोलने यार, नहीं, लाइमलाइट में तो आप हैं नहीं, काम कर रही हैं, फोकस्ड हैं अपने काम को लेकर। फैशन बाल बंद करके भी हो जाता है ना। वो जीशा देखो, जीशा के बाल मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, हमेशा ये बीच में से मांग, और क्योंकि उस पर ये कट सूट करता है, उसने अपना एक सिग्नेचर लुक बना लिया है। हर बच्चे का माशाल्लाह मैंने देखा एक सिग्नेचर लुक है यहाँ पे। आपने अपनी सिग्नेचर लुक को हाथ से नहीं जाने देना। लेकिन मैं आप सबको ना नेक्स्ट टाइम जो बच्चा मुझे प्रिंट में नजर आएगा मैं उसको फाइन करवाऊंगी, मैं बता रही हूँ। इतने अगर लेक्चर्स लेने के बाद भी अगर किसी ने गोल्डन कलर का दुपट्टा या प्रिंटेड कलर के ड्रेसेस पहने हुए, तो आई एम सॉरी, इट्स ऑल मीन दैट कि आपने अभी तक कुछ नहीं सीखा। और सेशन जो हो रहा है वो महीने में एक हो रहा है, राइट। इसका मतलब है कि आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, बीच में अच्छा खासा टाइम है, तो आप मुझे शो करने के लिए एक प्रॉपर प्लेन सूट पहन सकते हैं, राइट। तो अब नेक्स्ट सेशन में मैंने देखना है मुझे ओवरऑल सारे बच्चे, क्योंकि वो पता चलेगा कि आपने कुछ सीखा भी है कि नहीं। तो बेटा स्टॉप डिजाइनिंग प्रिंटेड क्लोथ्स, अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। थोड़ा इन्वेस्ट कर लो अपने ऊपर, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे आपको काम मिलेगा, और आप यकीन जानो इतना काम मिलेगा। एक दफा प्रोफेशनल बन के दिखाओ। तुम्हें क्या लगता है एम्प्लॉयर बेवकूफ है जो इतने पैसे लगा रहा है? शॉर्ट वे से तरक्की करने वाली खवातीन, उनके बारे में एम्प्लॉयर ज्यादा बेहतर जानते हैं। उसको पता होता है
कि इसको कहाँ पे कैसे यूज करना है। एक प्रोफेशनल औरत को एक मर्द आंख उठाकर देखने से पहले 10 बार सोचता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े अदारों में जो है काम किया है। आई विश कि ये जो वीडियो हमारी ऑन एयर जाएगी, मैंने इतने मुहज्जब आदमियों के साथ काम किया है, मुझे यकीन ही नहीं आता था कि जब ऑफिस की लड़कियां आकर उनके बारे में कहती थी ना कि वो करेक्टर के अच्छे नहीं, तो मैं कहती थी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, जरूर कहीं और कोई खराबी हो सकती है, लेकिन मैंने उस बंदे के साथ काम किया है। वो तो मेरे साथ आंख उठाकर बात नहीं करता। मैं कोई अपने किरदार की तारीफ नहीं कर रही, लेकिन अगर आप अपने काम के साथ लॉयल हैं और आप काम करने वाले बंदे हैं, तो एम्प्लॉयर आपके ऊपर इन्वेस्ट भी करेगा, आपकी कदर भी करेगा। और अगर आपको लगता है कि जी शॉर्ट वे से मैं ऊपर चली जाऊं और मस्के मुस्के लगा के मैं तो तरक्की कर जाऊं, तो 2-3 महीने कोई आपको इस्तेमाल कर सकता है। आप फोकस कीजिएगा जो वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल कर सकता है। आपको लगेगा ओए होए होए प्रिंसेस बन गई मैं, मेरा एम्प्लॉयर बस मुझे ही पूछता है और तो इस जगह पे कोई और अच्छा है। सॉरी बेटा, अब आप बच्चे नहीं हैं। आपको छोटी सी बच्ची होती है ना, अल्लाह मियाँ ने औरत जात के अंदर ऐसी सिफ्त रखी है, छोटी बच्ची को पता चल जाता है मामा वो अंकल मुझे अच्छी निगाह से नहीं देखते। आप देखें कभी कोई अंकल किसी बच्ची को बुला रहे हैं और बच्ची हेजिटेट कर रही होगी, तो आपको फील हो जाएगा कि बच्ची इस अंकल के पास जाने से थोड़ी अनकंफर्टेबल है। हमने बड़ी मूवीज बनाई है ऐसी, हम बड़ी ऐसी मूवीज देखते रहे, इंडियन देख लें, पाकिस्तानी, उसमें आप ये देखते हैं कि बच्चियों की हिस्स बहुत तेज होती है, औरत की हिस्स बहुत तेज होती है। हमें पता चल जाता है कौन हमें किस तरीके से बात कर रहा है और किस लहजे से पुकार रहा है। ये आपके ऊपर है। अपने एम्प्लॉयर को आपने अपनी इज्जत करवानी है या 2 महीने 3 महीने के लिए इस्तेमाल होने और तुसी किथे अगला किथे। मेरी बातों को बहुत पॉजिटिव लीजिएगा। मैं आपको एक सिनेरियो दिखा रही हूं जो कि मुझे लगता है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। वो सिनेरियो आपने देखना है। फ्यूचर में जाके जब धक्के खा के सीखना है तो शुक्र करो मेरे दौर में मुझे ऐसी ट्रेनिंग्स नहीं मिली, आपको मिल रही हैं। आप तो खुशकिस्मत हो, आपको अभी से लोग बता रहे धक्के नहीं खाने। अगर मैंने धक्के खाए होंगे तो मैं किसी को कभी कन्विंस नहीं करूंगी कि तुम खाओ, तुम भी सीखो, भी तुम्हें पता चले। क्यों भाई, ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने। हमने टफ टाइम गुजारे, ये भी टफ टाइम गुजारे, ऐसे नहीं होता। आप ट्रेनर हैं, आप सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, हमें भी तो किसी ने सिखाया है। इसी तरह हम नशिस्तें किया करते थे। अपने टीचर्स के साथ बहुत मोहब्बत किया करो। अपनी एक टीचर सेलेक्ट करो जो तुम लोगों के साथ थोड़ा टाइम गुजारा करें, उनसे सीखो, उनके साथ मोहब्बत बढ़ाओ। कभी कभार उनको कुछ छोटा मोटा गिफ्ट दे दो, फूल ले जाओ उनके लिए, कभी कुछ चॉकलेट ले जाओ उनके लिए, उनके साथ वक्त गुजारो, उनके एक्सपीरियंस से सीखो। सवाल करने की आदत डालो। क्वेश्चनिंग से जो सीखता है ना इंसान, ओए होए होए, कभी देखा छोटे बच्चे कितने सवाल कर रहे होते हैं। क्यूरोसिटी होती है ना, नई नई क्यूरोसिटी तो सारी जिंदगी नहीं जाती, बस हमारा अमल चेंज हो जाता है। हम मैच्योर हो जाते तो हमें लगता है हम पूछेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, चाहे आगे जाके गलती हो जाए। तो ये क्वेश्चन करने वाली आदत डालो। सो प्रोफेशन को कीप इन योर माइंड कि आपका प्रोफेशन क्या है, क्या वो आपको क्रिएटिव ड्रेस की इजाजत देता है या नहीं देता। क्रिएटिविटी डजंट मीन दैट कि उसके ऊपर रंग और फूल, और क्रिएटिव में कुछ भी हो सकता है। लाइक ये प्रिंटेड पूरा पीस था मेरे पास, मैंने क्या किया, प्रिंटेड ड्रेस पहनने की बजाय मैंने सोचा मैं इसकी पट्टियां लगा लूं। वो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा हैवी लुक नहीं देगा लेकिन वो क्रिएटिव लगेगा। इस तरह से कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बटन्स लगा सकते हैं। तो क्रिएटिविटी इस मीन में मैं कह रही हूं, तो वो आप लोग कर सकते हैं। जी बेटे, बिजनेस क्लास में नो ऑप्शन, प्लेन्स प्लेन्स प्लेन्स। जो डिपार्टमेंट है उसका ड्रेस कोड गर्ल्स के लिए बॉयज के लिए पेंट कोट ही है। हाँ हाँ, कोई भी इवेंट वगैरह होता है तो पेंट कोट में आए। अच्छा, तो लेकिन हम तो इतनी सब चीजें करते हैं। हाँ हाँ, फिर प्रिंट की तरफ जाते हैं। ठीक है। प्रिंट नहीं भी होता तो हल्का सा कुछ फ्रॉक टाइप जिस तरह के बच्चे करके पहन लेते। मैं पिक्चर देख सकती हूँ, कोई आपके पास आइडिया की पिक्चर हो, या आप इसके बारे में मुझसे ग्रुप में भी पूछ सकते हो या पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। अच्छा, अगर आपने पेंट कोट पहनना है तो उसके अंदर आपने जो अंडर शर्ट लेनी है वो या फिर आप स्ट्राइप्स कर लें, आपके पास अदर ऑप्शन ये है, लेकिन उसके भी कलर्स डिसेंट होने चाहिए। ब्लैक और व्हाइट हो गया, नेवी ब्लू और ग्रे हो गया, पोल्का डॉट्स हो गए, राइट।
ज्योमेट्रिकल की तरफ चले जाएं अगर आपको प्रिंट्स बहुत पसंद है और आपने ये कैरी करना है। मैं हरगिज ये नहीं कह रही कि औरतें प्रिंट पहनना छोड़ दें, मैंने सिर्फ ये कहा है कि जो फूल बूटे हैं, जो इस तरह के बोटानिकल प्रिंट्स हैं, उनको आपने अवॉइड करना है। ज्योमेट्रिकल के लिए आप कर सकते हैं काम। पेंट कोट में तो ऑब्वियसली आपका जो कोट है वो प्लेन है, उसके अंदर शर्ट के साथ प्ले कर लो, लेकिन वो 2 कलर से ज्यादा का मिक्सचर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि टाई सिर्फ इसलिए ना पहने कि वो अदारे की डिमांड है और आपने टाई पहननी है, क्योंकि समटाइम्स आप अदारे की डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत ही चीपर ड्रेस कर लेते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो लाइंस वाली शर्ट के पटाए लगा लेते हैं कि उसका तुक तो बनता ही नहीं है उसके साथ, क्योंकि आपने दोनों की वैल्यू खत्म कर दी। आपने लाइंस वाली शर्ट की भी वैल्यू खत्म कर दी और टाई की भी वैल्यू खत्म कर दी। वैल्यू खत्म नहीं करनी ना, ये मसला है। अच्छा, पोजीशंस में देखो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कलर पैलेट को सिलेक्ट करते हुए। एग्जेक्टिव, सीनियर, असिस्टेंट, एसोसिएट, ये आपकी 4 पोजीशंस होती हैं। एग्जेक्टिव होते हैं जो डायरेक्टर्स लेवल पे होते हैं, उसके बाद आपके सीनियर्स आ जाते हैं जो प्रोड्यूसर लेवल के होते हैं, फिर असिस्टेंट्स आ जाते हैं जो सीनियर्स को असिस्ट कर रहे होते हैं, और फिर एसोसिएट्स आ जाते हैं जो नए आने वाले होते हैं। जिस तरह आप जब जॉब्स पे जाएंगे, आपको हायर किया जाएगा, तो आपकी सबसे पहली जो होगी ज्वाइनिंग वो एज एसोसिएट होगी, क्योंकि उस वक्त आप कहीं ना कुछ सीख रहे होंगे। सीखने का अमल तो हमेशा जारी रहता है। तो उस वक्त फिर आपने डोमिनेंट नहीं होना। उस वक्त मैं आपको नहीं कहूंगी कि आप रोज स्कूल में अब या जहां पे भी आप जॉब कर रहे हैं आप डार्कर कलर्स पहन के जाएं, नहीं। आपने वही जो हमने शुरू में बात की थी ना, पिस्ताचियो ग्रीन, टी पिंक, बेज कलर, ग्रे कलर, व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट कलर, बड़े सारे कलर्स हैं, ठीक है। आपने पेस्टल के उसमें रहना है, क्योंकि आप एसोसिएट हैं, आपने डोमिनेंट नहीं होना। क्योंकि इसमें भी ना बड़े मजे की बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा डोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं ना, आपकी तरक्की में हर्डल्स आना शुरू हो जाती हैं। अपने सीनियर्स को हमेशा सीनियर्स की वैल्यू दें, उनसे सीखें। आप ये मत सोचें कि वो मुझे सिखा नहीं रहा है, वो तो चाहता ही नहीं कि मैं आगे आऊं। अपने जहन में ना ऐसी गंदगी नहीं आने देनी, पॉजिटिव रहना है, सीखें और थैंक यू करें। आपको मैं एक थैंक यू करने की आदत सिखाऊं। आपके घर में काम करने के लिए कोई भी मासी वगैरह आए, वो आपके कमरे में कोई भी काम कर ले तो आप उसको थैंक यू जरूर करें। अगर आप मुंह से थैंक यू करने से ज्यादा करना चाहें तो कभी कभार उनको तोहफा दे दें, लेकिन उनका शुक्रिया जरूर अदा करें, थैंक यू की आदत डालें। सीनियर्स को जब आप थैंक यू करते हैं उनका दिल बहुत बड़ा हो जाता है और फिर वो उस्ताद बन जाते हैं। वो जो मरा हुआ उस्ताद उनके अंदर होता है वो उजागर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है इस वक्त आपने उनको उस्ताद माना और आप उनसे सीख रहे हैं। उनको क्रेडिट्स दे, ये चीज मैंने सर से सीखी, ये चीज मैंने फलां मैडम से सीखी। आप उनको सबके सामने उनकी तारीफ करें, तो फिर क्या होगा कि जो उस्ताद आपको नहीं भी सिखाना चाहेगा वो भी आपको सिखाएगा। और पॉजिटिव रहें। अगर किसी ने आपको ऑन द टाइम रिस्पॉन्ड नहीं किया तो हो सकता है कभी आपसे भी कॉल मिस हो सकती है, कभी आप भी बिजी होने की वजह से किसी को फौरन रिप्लाई नहीं कर सकते। पॉजिटिविटी अपने अंदर खुद लेकर आनी है, कोई नहीं ला के देगा आपको, मैं सच्ची बता रही हूं। अच्छा, एसोसिएट्स आपके जो हैं, अच्छा अब एक छोटी सी एक एक्टिविटी करते हैं। एग्जेक्टिव, सीनियर, असिस्टेंट, एसोसिएट, ये 4 कैटेगरीज मैंने आपको दी हैं। आप सबके पास नोटपैड तो होगा, राइट? आप सब ने इसको कैटेगराइज करना है, लिख लें एग्जेक्टिव, सीनियर, असिस्टेंट, एसोसिएट। इतनी तो आपने अभी तक नॉलेज ले ली है मेरे से कि आपको अंदाजा होगा। अगर आप एसोसिएट की सीट पर हैं तो फिर आप किस तरह के कपड़े पहनेंगी, उसका कलर क्या होगा, कौन सी कलर पैलेट पे आप जाएंगी। मैं आपको कलर पैलेट्स दे देती हूं। एक है पेस्टल जो बहुत लाइट है, एक है ब्राइट कलर, और एक है डार्कर कलर्स जो थोड़े से चले जाते हैं ब्लैकिश टोन्स में। 3 आपके पास हैं। अच्छा, कैटेगराइज कर लें, किसके ऊपर लिखना चाहेंगे, अपने आप को इन फ्यूचर कहां देख रहे हैं? एग्जेक्टिव देख रहे हैं। अच्छा, कौन जो है वो एग्जेक्टिव के बारे में लिखना चाहेगा? 1 2 3। जो बच्चे एग्जेक्टिव के बारे में लिख रहे हैं वो ऊपर उसकी हेडिंग दे एग्जेक्टिव और आगे कलर्स लिखे और उसके बारे में मुझे लिख कर बताएं अपने अल्फाज में कि किस तरह की ड्रेसिंग होनी चाहिए बीइंग एन एग्जेक्टिव वुमेन, प्रोफेशनल वुमेन। ये ऑफिस की बात हो रही है, घर की नहीं हो रही, सोशल इवेंट्स की नहीं हो रही। सीनियर के बारे में लिखें, जो बच्चे, इसमें से कोई एक कैटेगरी ले लें, कोई एक कैटेगरी लेके लिखें।
मैंने आपको 3 पैलेट्स दिए, पेस्टल, ब्राइटर और डार्कर। आपने अब बताना है कौन से कलर्स होंगे, किस तरह के कट के ड्रेसेस होंगे और मेकअप में आप कौन सी पैलेट यूज करेंगे। स्टार्ट राइटिंग। जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ आपने क्या ट्रीटमेंट करना है, वो आपकी प्रैक्टिस है। टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये आपकी प्रैक्टिस है। कामयाब होने के लिए कूल होना बहुत जरूरी है। आई समझ में बात? दिमाग की गर्मी नहीं चलेगी। जहां पर आप हाइपर हुए, जहां पे आपको गुस्सा आया और आपने उसका इजहार कर दिया, आप समझे आप फ्लॉप हैं, आप कामयाब नहीं है। आप आगे कैसे बढ़ेंगे जब आप बर्दाश्त नहीं करेंगे? सो बर्दाश्त करना सीखना इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ये सीखना है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना शुरू करें, पंक्चुअलिटी के बारे में पढ़ें, किस तरह अपनी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को आपने कैसे मैनेज करना है, कि हम लोगों ने इस चीज को प्रैक्टिस में कैसे लेके आना है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत ज्यादा हाइपर करने के लिए, और सबसे पहले तो ये कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर आपका इम्तिहान शुरू हो जाता है। आप आगे जाके इस चीज को देखेंगे कि कुछ अदारों में ऐसे होता है कि आपको वेट बहुत कराया जाता है। आप आए होते इंटरव्यू देने के लिए और आपको वेट करवाया जाता है। हालांकि ऐसी बात नहीं होती, वो आपको किसी वक्त भी अंदर बुलाकर आपको काम दे सकते हैं। बट आपके क्योंकि फ्यूचर में काम की नौयत ऐसी होती है कि अगर वो आपको हायर करते हैं तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट को हैंडल करना होता है। तो वो ये देखने के लिए कि इस बच्चे में कितनी पावर है, ये कितना वेट कर सकता है, ये प्रेशर कितना बेयर कर सकता है, ये बोरियत को कैसे मैनेज कर सकता है, तो वो एक टाइम आपको देते हैं देखने के लिए कि ये क्या करता है, कि रुकता है इंटरव्यू के लिए कि चला जाता है। मेरे भाई के ऑफिस में ना आया, उसने जॉब के लिए इंटरव्यू देना था, तो वो उधर मेरा भाई कुछ भी नहीं कर रहा था, सिर्फ फोन यूज कर रहा था ऑफिस में बैठ के, और सामने भाई को देख रहा था। हाँ 20 मिनट बाद वो लड़का अंदर आया, कहते कि मैं इतना वेट और नहीं कर सकता। भाई भी कहा आप जा सकते हैं, मैं आपको इंटरव्यू नहीं ले रहा। हालांकि भाई कुछ भी नहीं कर रहा था, भाई बिल्कुल, देख रहा था। हाँ। तो भाई ने मुझे बताया कि जजमेंट का तरीका होता है। तो ये जजमेंट का तरीका होता है। तो तुमने एग्जाम्पल दे दिया, और हर अदारे में ऐसे होता है जब आप जाते हैं तो वो आपको वेट कराते हैं, वो सिर्फ आपको देखने के लिए कि इसके बाद आपका बिहेवियर क्या होगा, तो आप कैसे स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। क्योंकि आप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, इतना वेट कर रहा हूं मैं, मुझे टाइम दिया था आने का, मैं अपॉइंटमेंट लेकर आया हूं, मेरा इंटरव्यू, फिर मुझे क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं। तो वो एक्चुअली आपको जज कर रहे होते। तो आपने ये वाली जो चीजें हैं ना, ये छोड़नी नहीं है, ये अपनी प्रैक्टिस में आपने लेके आनी है और इनको आपने बर्दाश्त करना सीखना है। अब वक्त आता है परफॉर्मेंस, जिसमें मैंने आपको परफॉर्मेंस में कहा है ना कि लोगों को बेयर करना, उनके मिजाज को बेयर करना, ये है वो पॉइंट परफॉर्मेंस का। आपने नहीं देखना कि आपका सीनियर काम कर रहा है या नहीं कर रहा और सारा काम आपको करना पड़ रहा है। आपने काम करना है। अदारे के साथ लॉयल होना इज नॉट अ बिग थिंग, अपने काम के साथ लॉयल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हो सकता है कि आप जूनियर होके बहुत सीख जाएं और वो सीनियर होके कुछ ना सीखा हो। समटाइम्स आपको ये भी बड़े मसाइल पेश आते हैं अदारों में कि आपके सीनियर सारा काम आपसे लेना शुरू कर देते हैं। रिपोर्टिंग उन्होंने करनी होती है, वो सिर्फ रिपोर्टिंग करते हैं, काम आपसे करा के और आगे शो करते हैं कि काम वो कर रहे हैं। मैं आपको मसाइल बता रही हूँ आपके प्रोफेशनल लाइफ के, आपके साथ ये होगा, बट अब आपने इसमें अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर बिल्कुल भी आंच नहीं आने देनी। परफॉर्मेंस आपकी जो है ना, उसमें कोई हर्डल ना आए। कहीं भी ये नहीं सोचना कि मैं क्यों करूं, क्योंकि एट द एंड वो आपका बॉस नहीं है। बॉस वो है जो आपको तनख्वाह दे रहा है। और बड़े बड़े अदारों में लोग जज कर रहे होते हैं कि जूनियर काम कर रहा है कि नहीं। ये मेरे साथ हो चुका हुआ है कि मैं काम कर रही थी, सैलरीज इंक्रीज होनी थी, मेरी बढ़ गई, मेरे सीनियर की नहीं बढ़ी, और उस बंदे ने केस किया तो उस बेचारे की जॉब चली गई, क्योंकि उनको पता था कि काम तो कोई और कर रहा है, तो सैलरी तो वो डिजर्व करता है ना। तो क्या हुआ, मुझे कुछ भी नहीं कहना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, और मैं उसकी सीनियर अथॉरिटी पे बैठी हुई थी। क्योंकि अदारा जज करता है आपकी पंक्चुअलिटी, आप आते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। आप काम को नहुसत समझ के ना करें कि क्या मुसीबत पड़ गई है। मतलब तुम इतना मेकअप करके घर से तैयार होकर गए हो, मेकअप ही कहेंगे ना ओवरऑल अपीयरेंस को, और जाओगे तुम अंदर, क्या मुसीबत है, मेरी नसीब खराब था, मुझे काम करना पड़ गया, मैं क्यों काम कर रही हूँ, हाय मैं किसके लिए काम कर रही हूँ, मैंने नहीं करना। काम को कभी मुसीबत समझ के ना करें। मेरे बड़े ऐसे कुलीग्स हैं, भाई तुम्हें कोई घर से पकड़ के थोड़ी लाया, खुद ही आए हो काम करने, तुम कमाते हो, तुम्हारा घर चलता है, लेकिन नहीं, तुम आके कहते हो हाय काम करना पड़ गया। और फिर जब सीनियर कोई असाइनमेंट दे देता है तो उसको लेकर हाइपर हो जाना,
खुद तो काम ही नहीं करते, सारा काम मुझे दे देते हैं, सैलरियां इनकी ज्यादा है। भाई तू सीख रहा है, तुझे मौका मिल रहा है, तू कर काम। तो ये वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा। प्रोफेशनल बनना है तो फिर प्रोफेशनल बिहेवियर, कूल। तुम्हें पता है मुझे बड़े लोगों ने बड़े बड़े तरीके से जज किया। शायद मैंने अपने किसी एक विजिट में आप लोग को ये भी बताया था कि मुझे मेरे अदारे में मेरे बॉस ने एक ही टॉपिक पे 3 बार लिखने के लिए दिया। एक बार लिख के लेकर गई तो उसने कहा अच्छा ठीक है, दूसरी बार तुम्हारा यही टॉपिक है, इसके ऊपर फिर लिख कर लाओ। दुनिया टीवी की बात है, मैं वहां पे काम करती थी। मैं दूसरी दफा मैं वापस आई तो मेरी 7 कोलीग्स ने कहा हाँ तुम्हें असाइनमेंट मिली। मैंने कहा यार सर कह रहे हैं कि इसी टॉपिक पे दोबारा लिख के लाओ। तो उसने कहा ओ माय गॉड इज ही सिक। मैं कहा क्या करूं मैं। उसने कहा चलो फिर तुम बताओ। मैं कहा नहीं लिखूंगी तो सही ऑब्वियसली। अच्छा उस वक्त तक मुझे चैलेंज अच्छा लगा, सर ने मुझे चैलेंज दिया अब मैं कुछ और लिख के लेके जाऊं। मैंने उसी टॉपिक पे कुछ डिफरेंट लिखा, बट उसके बाद अब हद हो गई कि जब छुट्टी का टाइम है, सब चले गए हैं और मैं वो रोल करके अपना जो भी असाइनमेंट था वो मैं सर के पास लेकर गई। मैंने कहा सर आई हैव डन विद माई वर्क, सो नाउ कैन आई लीव। तो उन्होंने मुझे आगे से कहा एक्सक्यूज मी आप यहाँ पे ट्रेनिंग पे हैं और जब तक मैं आपको नहीं कहूंगा आप नहीं जा सकती। तो मैंने कूल सी स्माइल दी। मैंने कहा सर फिर मुझे बताएं कोई काम है तो। आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, तो फिर मेरा बिहेवियर ऐसा ही था। तो मैं कहा सर बता दे फिर कोई असाइनमेंट है तो मैं कर दूंगी। और मैंने ऐसे से कहा वैसे मेरे साथ के तो सब चले गए हैं। मैंने उनको एक मैसेज भी दे दिया सर मेरे साथ के तो सब चले गए हैं और हम सुबह 9 बजे के आए हुए हैं और 5 बज रहे हैं। तो सर ने मुझे कहा तीसरी बार भी यही टॉपिक है लिख कर लाएं। मैं कहा सर आर यू सीरियस, आपने मेरे पहले दोनों टॉपिक्स पढ़े। कहते वो आपकी डील नहीं है, आपको जो कहा है आप वो करें। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं बाहर आई और मैंने रोना शुरू कर दिया। अब मैं छुप छुप के रो रही थी और मेरे सीनियर्स जो पास बैठे थे देख रहे थे कि बेटा तेरी आज खैर नहीं, तू पटेल के हाथ चढ़ गई, ठीक है, क्योंकि उनका एक जेस्चर था कि वो बड़े रोब वाले हैं। आप यकीन करें 7 बजे तक मैंने उस टॉपिक पे दोबारा लिखा, तीसरी दफा। यू नेवर नो आगे क्या होने वाला था, आपको पता ही नहीं है। अच्छा टीवी चैनल्स पे होता है जब आप प्रोग्रामिंग में काम करते हैं और आप फास्ट है ना तो वो आपको फॉरन न्यूज डिपार्टमेंट में भेज देते हैं और आप क्रिएटिव भी हैं, आप अच्छा लिख लेते हैं। मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे किस बेस पे जज किया जा रहा है। मैंने तीसरी दफा लिख के दिया और उस बार मैंने जाके ना बड़े जिससे आप सीनियर्स के साथ थोड़ा लाड करते हैं, सर अब मैंने लिख दिया, अब मैं चौथी बार इसके ऊपर नहीं लिखूंगी। अब आप एक काम करें, इस दफा तीनों को पढ़ लें सर, अगर आपको अच्छा ना लगे मैं कल आके लिख दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं इस टॉपिक पे लिखना नहीं चाहती, बट टाइम बहुत हो गया सर, मुझे घर जाना है। तो फिर उन्होंने मुझे कूल सी लुक दी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप जाएं, आपका मुझे डिपार्टमेंट चेंज करना पड़ेगा। एंड देन ही गिव मी अ स्मॉल स्माइल। तो मैंने कहा कि क्या मतलब है सर डिपार्टमेंट चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा सर ये तो बहुत अजीब बात नहीं है, मतलब मैंने आपने मुझे जो कहा था मैंने किया है। तो मुझे सारा टाइम ये लगा उफ़ल्ला मेरी बैंड बज गई, सर को मेरा लिखा हुआ पसंद नहीं आया, मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत परेशान थी, मैं निकली और मैं डायरेक्टर के कमरे में चली गई और मैंने जाके रोना शुरू कर दिया कि मुझे पटेल साहब ने 3 दफा एक ही टॉपिक पे लिखवाया और अब मुझे कह रहे हैं तुम्हारा डिपार्टमेंट चेंज करेंगे। उन्होंने कहा हाँ मुझे ईमेल आ गई है। मैं कहा सर किस चीज की। कहते हैं बेवकूफ न्यूज रूम में कोई कोई जाता है जो बहुत क्रिएटिव होता है, तो तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें उन्होंने खुद कहा है कि इस बच्ची को इतनी देर के लिए प्रोग्राम में भेज दें और बाकी का टाइम न्यूज में, शी इज वेरी फास्ट। तो कहते हैं इस तरह तो जॉब जल्दी पक्की हो जाती है, एंजॉय करो, गुड लक। हाँ मैं बाहर निकली अपने आंसू साफ करती, मैं कहा वाह यार मुझे तो पता ही नहीं था। तो आपको पता ही नहीं है कि कोई आपके साथ आगे क्या करने वाला है, आपने कूल होके बस हैंडल करना है, सीखना है बस कि ये। और फिर पॉजिटिव थिंकिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो नेगेटिव हो रही थी कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है क्योंकि उनको मेरा काम अच्छा नहीं लगा, तभी वो मुझसे बार बार एक ही टॉपिक पे लिखवाए जा रहे। एक्चुअली उन्होंने जज किया कि एक बंदा जिसके अंदर एबिलिटी है वो एक ही टॉपिक पे इतनी दफा लिख सकता है तो वो न्यूज में जा सकता है, उसके पास क्रिएटिव वर्ड्स हैं। सो दैट वाज अ वेरी गुड टाइम। और देखो मैं अगले दिन न्यूज रूम में बैठी हुई थी, तो फिर क्या होता था कि हफ्ते में 3 दिन हमारा प्रोग्राम होता था, उसमें मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर थी और साथ ही मैं इधर होती थी। और उसके बाद फिर मुझे बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलता था, जो क्रिकेटर्स थे, जो स्पोर्ट्स के लोग थे। तो अल्लाह भी आपको तरक्की दे देता है, आपने सिर्फ बर्दाश्त करना है, कूल रहना है। सो ये परफॉर्मेंस हमारा लास्ट था उसका, जो हमने की आपको दी थी ना इसकी। ये कहाँ है, आई गेस ये परफॉर्मेंस,
यहाँ पे हमारा सेशन जो है ना अपने इख्तिताम को पहुंचता है और मुझे उम्मीद है मैंने हर पॉइंट को टच किया है कि सक्सेस पे कहाँ से कैसे जाना है और आप लोगों को बहुत इसके बारे में नॉलेज मिली है। और जो मैंने बात कही है ना, मैं चाहूंगी नेक्स्ट टाइम वैसा ही हो। मुझे इस कमरे में कोई प्रिंट नजर ना आए, ओके? कोई अबाया कोई स्कार्फ भी मुझे प्रिंटेड नजर ना आए। ज्योमेट्रिकल प्रिंट पे आप कैरी कर सकते हैं। आपने प्रूफ करना है अपने आप को कि आपने सीखा है। आपको पता है मेरे इदारे में लोग आप लोगों को जज कर रहे हैं कि आप इतना सीख रहे हैं, चेंज क्या आ रहा है? वल्लाह अगर चेंज नहीं आएगा वो कहेंगे तुमने क्या सिखाया, तुम्हारे बच्चे तो मोटिवेटेड ही नहीं है। बताओ फिर क्या करूंगी मैं? मोटिवेटेड है तो फिर शो करें ना, ठीक है? डन। आई होप आप लोगों ने आज के सेशन में बहुत सीखा होगा और गुड लक।